Hi friends, welcome है हमारे GS इंडिया यूट्यूब चैनल्स पर। टुडे वी हैव सेलेक्टेड टेस्ट नंबर 144। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 144 है। इस पे बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सामुदायिक नर्सिंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेहतर हैं और अक्सर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, और पूछे गए सभी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऑल स्टेट के CHO एग्जाम्स, ANM, स्टाफ नर्स, JNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, एंट्रेंस एग्जाम सभी के लिए समान रूप से उपयोगी क्वेश्चन है। ओके, आर्मी नर्सिंग, CRPF नर्सिंग, एम्स, PGI, नॉर्सेट एंड राजस्थान CHO, MP CHO, राजस्थान NHM, UP NHM, मध्य प्रदेश NHM, ANM एग्जाम्स ऑल स्टेट, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सभी के लिए समान रूप से उपयोगी क्वेश्चन है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपकी स्क्रीन पर पूछे गए सभी क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कुछ क्वेश्चन आपके रिविजन्स के लिए भी है। ये लिखा है, टॉर्निकेट परीक्षण या टॉर्निकेट टेस्ट किस बीमारी में करते हैं? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर सेलेक्ट करना है। अगर आपको अपना आंसर आए तो ज़रूर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या? ऑप्शन सी। जो टॉर्निकेट टेस्ट किया जाता है या परीक्षण किया जाता है वो डेंगू में किया जाता है। किस में किया जाता है? डेंगू में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मार्क करें। देख लें यहाँ पर क्या किया जाता है इस पे। टॉर्निकेट टेस्ट assess the fragility of the capillary walls and used to identify the थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसमें क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब होता है जो प्लेटलेट्स रेड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, उसकी गणना की जाती है, काउंटिंग की जाती है। ठीक है, दिस टेस्ट इज पार्ट ऑफ द WHO एल्गोरिदम। ये जो टेस्ट है ये WHO के एल्गोरिदम का पार्ट है। डायग्नोसिस ऑफ द डेंगू फीवर, मतलब इसके माध्यम से क्या किया जाता है? डेंगू फीवर का जांच किया जाता है। और ये जो टेस्ट है ये WHO का एल्गोरिदम का पार्ट भी है। ओके, तो ध्यान रखना है, WHO इसे काफ़ी बेहतर मानता है और काफ़ी अच्छा मानता है। तो ध्यान रखना है आपको, टॉर्निकेट टेस्ट किसके लिए जिम्मेदार है या किससे क्या किया जाता है, किससे डायग्नोसिस, किस किस चीज़ की डायग्नोसिस की जाती है? तो आपका आंसर होना चाहिए डेंगू फीवर। क्या किया जाता है? डेंगू फीवर का जांच किया जाता है, डायग्नोसिस की जाती है। ओके, इसमें होता क्या है? इसमें एक पट्टीनुमा होती है जो उसको बार बार सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक पे क्या किया जाता है? प्रेशर को मापा जाता है, उसमें 5 मिनट तक इसे देखा जाता है। उस पट्टी को क्या किया जाता है? बाइंडिंग की जाती है। ठीक है, आपके यहाँ पर ये हैंड होता है, अपर हैंड पे ऐसा किया जाता है। ठीक है, ये टॉर्निकेट टेस्ट के बारे में ऐसा किया जाता है। ओके, यहाँ पर आपको ज़्यादा बात समझ में ना आए तो आप इतनी बात ध्यान रखें कि ये टॉर्निकेट जो टेस्ट होता है इससे डेंगू फीवर का डायग्नोसिस किया जाता है। ठीक है, और ये WHO के द्वारा प्रमाणित है और WHO के एल्गोरिदम का पार्ट भी है। ठीक है, इससे डायग्नोसिस किसकी की जाती है? डेंगू फीवर के बारे में। और क्या देखा जाता है? जो रेड्यूस हो जाती है प्लेट काउंट, प्लेट, उनके बारे में काउंटिंग देखी जाती है। ओके, जिसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2 है। पढ़े फिर अपना आंसर बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा भी जाता है। माता के दूध में पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है? व्हाट इज द इम्यूनोग्लोबिन फाउंड इन मदर्स मिल्क? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर? जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपको बताना है। इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, IgA। IgA ये ह्यूमन मिल्क या मदर्स मिल्क में पाया जाने वाला एक प्रकार का इम्यूनोग्लोबिन है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन एक प्रकार का एंटीबॉडीज होता है। क्या होता है? एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज एक प्रकार का क्या होता है? वो प्रोटीन होता है। एंटीबॉडीज जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। थोड़ी डिटेल्स है यहाँ पर, इसे भी समझ लें आप। यहाँ पर मेंशन है, ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क कंटेन्स दी लार्ज क्वांटिटी ऑफ दी IgA। ये एक प्रकार का इम्यूनोग्लोबिन्स होता है। क्या होता है? इसी को या इम्यूनोग्लोबिन्स जो होते हैं एक प्रकार के एंटीबॉडीज़ होते हैं, या एक प्रकार जो एंटीबॉडीज़ होते हैं एक प्रकार के टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स। ओके, अब देखें यहाँ पर, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है या ह्यूमन्स मिल्क होता है या मदर्स मिल्क होता है उसमें कौन कौन से इम्यूनोग्लोबिन पाए जाते हैं? ये सभी पाए जाते हैं। IgA, IgM, IgG, ये सभी पाए जाते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, 90% जो प्रतिनिधित्व करता है या रिप्रेजेंटेशन करता है वो IgA होता है। ठीक है, तो इसलिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमेशा मार्क किया जाता है IgA को मार्क किया जाता है। ठीक है, बाकी पाए ये सभी जाते हैं, लेकिन जब भी आंसर सही होता है तो IgA को लेके सही होता है, क्योंकि 90% प्रतिनिधित्व करता है, ह्यूमन मिल्क में पाया जाता है। ओके, वीडियो को ज़्यादा स्किप ना किया करें, जो भी जानकारी बताया करें उसे आप समझ लिया करें, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए डिटेल्स काफ़ी आवश्यक होती है। ओके, यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 3। आशा की न्यूनतम योग्यता क्या होती है? व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द आशा? आपको पता होगा आशा के बारे में, मैंने बताया विलेज लेवल पे क्या करती है, कार्यरत होती हैं या इनको विलेज लेवल पर नियुक्त किया जाता है, गांव स्तर पर।
तो इसमें जो इनकी योग्यता होती है, कितना पढ़ा लिखा मांगा जाता है, क्या क्वालिफिकेशन होती है। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है ऑप्शन बी पर मेंशन है, 10th पास मांगा जाता है। क्या? 10वीं पास मांगा जाता है। हाई स्कूल पास होना चाहिए या 10th पास होना चाहिए, 10th क्लास। ओके, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आशा का पूरा नाम क्या होता है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और हमने कई बार बताया भी है आपको, तो इसलिए आपको बताना है आशा का पूरा नाम क्या है। ओके, यहाँ पर देख लें, कुछ पॉइंट मेंशन है आपके लिए। आशा कौन कौन बन सकता है, ठीक है, कौन सी महिलाएं आशा बन सकती हैं। तो आशा जो बनती है वो मरीड हो या विडो हो या डिवोर्स्ड हो, ये मतलब वो उनकी शादी हो चुकी है या विधवा हो या तलाकशुदा हो, ऐसी महिलाएं आशा बन सकती हैं। ठीक है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी महिला बन सकती है। और उसकी उम्र कितनी मांगी जाती है आशा में? 25 से 45 के बीच में अगर उसकी उम्र है, एज ग्रुप, तो वो क्या है, आशा बन सकती है। पास कितना मांगा जाता है, कितना पढ़ा लिखा? कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। अधिकतम कोई भी योग्यता हो सकती है, क्योंकि बेरोजगारी का आलम है, तो अधिकतम कोई भी योग्यता हो सकती है। कम से कम 10वां पास मांगा जाता है। ठीक है, हाई स्कूल पास होना चाहिए। और वो महिला शादीशुदा भी हो सकती है, विडो भी हो सकती है, डिवोर्स भी हो सकती है, मतलब तलाकशुदा भी महिला हो सकती है। कोई भी महिला आशा बन सकती है, और उसकी एज ग्रुप जो होता है 25 से 45 के बीच में होता है। लेकिन आंगनवाड़ी अगर कार्यकर्ता के बारे में बात करें, अगर उसकी मिनिमम एज पूछे तो 18 साल की कोई भी महिला, कम से कम उसकी उम्र 18 साल है, अधिकतम 35 साल मांगी जाती है। ठीक है, आंगनवाड़ी में कम से कम 18 टू 35, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए मिनिमम 18 होना चाहिए, मैक्सिमम 35 मांगा जाता है। ओके, बाकी जो छूट मिलती है, रिजर्वेशन मिलता है, वो अकॉर्डिंग टू कास्ट के हिसाब से। ओके, यहाँ पर देख लें, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा गया है, डॉट्स निम्न में से किसका इलाज है? डॉट्स ट्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यू हैव टू सिलेक्ट द आंसर। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। टीबी के लिए या ट्यूबरकुलोसिस लिख दिया जाता है, हिंदी में कभी कभी इसे टपेडिक लिखा जाता है। क्या? टपेडिक, इस तरह लिखा जाता है, टपेडिक। तो ध्यान रखना, टपेडिक या ट्यूबरकुलोसिस बात एक ही है, तो टीबी के लिए किया जाता है डॉट्स थेरेपी। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार पूछा भी गया क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देख लें, इसका पूरा नाम भी कई बार पूछा जाता है कि डॉट्स में ओ का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व होता है। ठीक है, टी का मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पर एस का जो मतलब है, एस का मतलब ये जो हाइफेन लगा है, यहाँ पर डैश लगा है, शॉर्ट कोर्स एस का मतलब होता है। ठीक है, ये लिखा है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो ध्यान रखना है, इसके जो भी पॉइंट हैं, एक एक पॉइंट पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डॉट्स में कभी डी का मतलब पूछा जाता है, कभी ओ का मतलब पूछा जाता है, कभी टी का मतलब पूछा जाता है, और कभी एस का मतलब पूछा जाता है। ज़्यादातर जो इसका मतलब पूछा जाता है, इन तीनों का मतलब बहुत पूछा जाता है। डॉट्स में ओ का मतलब क्या होता है, टी का मतलब क्या होता है, तो आपको फुल फॉर्म इसका हर एक पॉइंट आना चाहिए, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ें फिर अपना आंसर बताने की कोशिश करें। डीपीटी का बूस्टर कब दिया जाता है? व्हेन इज द डीपीटी बूस्टर गिवन? क्या है इसका राइट आंसर? जो डीपीटी का बूस्टर दिया जाता है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या? ऑप्शन सी, 16 से 24 महीने पर दिया जाता है। एट 16 टू 24 मंथ पर बूस्टर दिया जाता है, डीपीटी बूस्टर दिया जाता है। ओके, तो ध्यान रखना है आपको। अगर यहाँ पर मेंशन हो डीपीटी बूस्टर फर्स्ट कब दिया जाता है, तो उसका भी मतलब यही होता है। ठीक है, सेकंड के बारे में नीचे बात करते हैं, यहाँ पर समझ लीजिए आप। यहाँ पर दिया गया डीपीटी का जो फर्स्ट बूस्टर डोज होता है, वो 16 से 24 महीने के बीच में दिया जाता है, 16 टू 24 मंथ। लेकिन जब आपसे पूछा जाए डीपीटी का जो सेकंड बूस्टर डोज होता है, वो कब दिया जाए, ये 5 से 6 साल की उम्र पे दिया जाता है। कब? 5 से 6 साल की उम्र पर। तो कभी भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है एग्जाम्स में, तो ध्यान रखना है आपको इन फ्यूचर। डीपीटी अगर पूछा जाए कि डीपीटी का बूस्टर कब दिया जाता है, तो क्वेश्चन जनरली ऐसा पूछ लिया जाता है, तो 16 से 24 महीने। या जब क्वेश्चन में कंडीशन लगाया जाए डीपीटी फर्स्ट बूस्टर कब दिया जाता है, तब भी आंसर होगा 16 से 24 महीने। लेकिन जब आपसे पूछा जाए डीपीटी का सेकंड बूस्टर मतलब द्वितीय बूस्टर डोज कब दिया जाता है, तब 5 से 6 साल बताएंगे। क्या? 5 से 6 साल। बाय द वे, 5 से 6 साल मेंशन ना हो तो आपको ध्यान रखना 4 से 6 दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा एग्जाम्स में, लेकिन मोस्टली 5 से 6 दिया जाता है, ध्यान रखना है आपको। ओके, ये डीपीटी का सेकेंड डोज दिया जाता है बूस्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 6 नंबर। पढ़ें फिर अपना आंसर बताने की कोशिश करें। ई एस आई एक्ट कब पास हुआ था? व्हेन डिड द ESI एक्ट पास्ड? बताना है आपको कब पास हुआ था ये। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन भी है 1948 में पास हुआ था, 1948 में ESI एक्ट पास किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब समझ लेते हैं इसके बारे में, थोड़ी जानकारी है। ESI का पूरा नाम क्या होता है?
एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस होता है। क्या? एम्प्लॉयज़ स्टेट इंसुलिन इंश्योरेंस होता है। इसका कार्य क्या होता है? इसमें प्रोवाइड किया जाता है बेनिफिट, टू प्रोवाइड द बेनिफिट टू एम्प्लॉय इन द केस ऑफ सिकनेस। जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है लंबे समय के लिए, या जब भी मैटरनिटी लीव ली जाती है, आपको पता होगा प्रेगनेंसी में क्या होता है, मैटरनिटी लीव मिलती है। जो लोग भी क्या होते हैं, गवर्नमेंटेड या सरकारी या अर्ध सरकारी, प्राइवेट या सेमी प्राइवेट, जिसमें क्या होता है 18 या 10 से ज़्यादा कर्मचारी होते हैं, उन सभी हॉस्पिटल्स पे ये रूल्स लागू होता है ईएसआई का। ओके, तो ज़्यादातर देखने को जो मिलता है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जितने होते हैं इसमें ये क्या ना मैटरनिटी लीव दी जाती है, 84 दिन की दी जाती है। कितने की? 84 डेज की ये दी जाती है। ठीक है, 84 डेज की लगभग में ये लीव दी जाती है। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट पैसे देती है। इसमें गवर्नमेंट, अगर वो महिला या कोई भी पुरुष अगर बीमार है या काफ़ी उसने मेडिकल से ये सर्टिफिकेट लगाए हुए हैं, और मैटरनिटी में भी एक कार्ड बनता है, उसमें जो भी महिलाएं इसका कार्ड लगाती हैं और उसको अप्लाई करती हैं, तो उनको क्या है, उनको घर बैठे पेमेंट मिलती रहती है, जब तक उनको जो ड्यू होता है, ड्यूरेशन होता है, इसकी तरफ से जो लीव दी जाती है, जो मैटरनिटी लीव होती है, वो लगभग 84 दिन की दी जाती है। ओके, तो ध्यान रखना है आपको। और जो एम्प्लॉयड में किसी प्रकार की कोई जो इंजरी हो जाती है, चोट वोट लग जाती है, ज़्यादा भयंकर लग जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं। इसके लिए कार्ड बनता है, अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट जो भी खर्चे होती है, पैसे होती है, वो देती है। ओके, बाय द वे कोई भी बंदा क्या है, गवर्नमेंट जॉब या कोई भी जॉब करने में असमर्थ है, जिसमें क्या है 10 से ज़्यादा कर्मचारी कार्य करते हैं, उसमें ये रूल्स लागू होता है उस हॉस्पिटल्स पर। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वो ऐसा नहीं करते। ठीक है, वो ऐसा फ्री के पैसे नहीं देते, लेकिन जितने भी सरकारी और अर्ध सरकारी हैं, उन सब में ये लागू होता है ईएसआई का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बीसीजी वैक्सीनेशन में दिए जाने वाले डोज कितना होता है? दिए जाने वाला जो डोज होता है, व्हाट इज द डोज गिवन इन बीसीजी वैक्सीनेशन? क्या है इसका राइट आंसर? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सिलेक्ट करें इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है। इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, वो है ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी, 0.1 ml दिया जाता है आईडी, इंट्राडर्मल दिया जाता है। कैसा दिया जाता है? बीसीजी का जो डोज दिया जाता है 0.1 ml दिया जाता है, ये आईडी दिया जाता है। और दूसरा डोज कितना होता है? 0.05 ml होता है। ठीक है, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। जैसा कि ऑप्शन में दिया गया है वो 0.1 ml दिया है। दो ही डोज दिए जाते हैं, 0.1 ml या 0.05 ml, दोनों में से कोई दिया जाता है। अगर ये नहीं दिया गया तो ये वाला दिया जाएगा, ये नहीं दिया गया तो ये दिया जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी दिया जा सकता है। अगर बाय द वे कोई बंदे को ये वाला जन्म के समय नहीं दिया जाता, तो ये वाला दिया जाता है 4 सप्ताह बाद। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक दिया जा सकता है। तो ध्यान रखना है आपको, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, 0.1 ml आईडी दिया जाता है, ना कि इसमें एससी दिया जाता है। अगर कहीं पर एससी मेंशन होता, मान लो यहाँ पर मेंशन होता, तो गलत होता, इंट्राडर्मल दिया जाता है। ओके, ये बात भी ध्यान में रखनी है अपने, क्योंकि अभी यूपीएनएचएम में पूछा गया था जो बीसीजी होता है वो किस माध्यम से दिया जाता है, इंट्राडर्मल दिया जाता है या सबक्यूटेनियस दिया जाता है या इंट्रामस्कुलर। ठीक है, तो ध्यान रखना है, किसी भी एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़े आप, फिर अपना आंसर बताने की कोशिश करें। वंदे मातरम स्कीम कौन सी योजना का हिस्सा है? विच स्कीम इज पार्ट ऑफ द वंदे मातरम स्कीम? क्या है इसका राइट आंसर? कमेंट करें अपना आंसर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, आरसीएच प्रोग्राम। आरसीएच प्रोग्राम के अंतर्गत ये वंदे मातरम स्कीम शुरू की गई थी। ठीक है, आपको इतना ही याद रखना है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, और यही जनरली पूछा भी जाता है। ठीक है, तो आरसीएस प्रोग्राम के अंतर्गत वंदे मातरम स्कीम शुरू की गई थी। ओके, अब थोड़ा समझ लेते हैं वंदे मातरम स्कीम में किया क्या जाता है, होता क्या है। वंदे मातरम स्कीम फॉर द प्रोवाइडिंग फ्री सेफ मदरहुड सर्विस इंक्लूडिंग द इमीडिएट पोस्ट नेटल केयर। इसमें ये प्रकार की सुरक्षा दी जाती है, सेफ मदरहुड, ताकि जो प्रसव या डिलीवरी होती है उसके बारे में क्या होता है, सेफ डिलीवरी हो सके आसानी से। इसमें क्या होता है, जो पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं या सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, या यूँ कहें पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर्स के जो भी बंदे होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और ताकि जो भी ग्रामीण क्षेत्र की महिला हैं उनको अच्छी सुविधाएँ प्रोवाइड की जा सके, या सेफ मदरहुड के इसमें इंक्लूड किया गया है, या जो प्रसव कराया जा सके वो सुरक्षित प्रसव कराया जा सके। ये इसका कार्य होता है वंदे मातरम स्कीम का। ओके, ये सरकार, इसमें जो सरकारी होते हैं और अर्ध सरकारी या यूँ कहे प्राइवेट, दोनों लोग इसमें कार्य करते हैं। ओके, या या यूँ समझे कि एक एनजीओ के रूप में इसका कार्य चलाया जाता है। यहाँ पर देखिए वंदे मातरम स्कीम कब लॉन्च की गई थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9 फरवरी 2004 को लॉन्च की गई थी। ठीक है, 9 फरवरी 2004। ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईयर याद रखना। वंदे मातरम स्कीम जो लॉन्च हुई थी वो 2004 में लॉन्च की गई थी। 9 फरवरी था, 9 फरवरी 2004। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9।
ये सभी पूछे गए क्वेश्चन है किसी न किसी प्रकार से, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। डॉट्स प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? ये WHO के द्वारा शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन में ऐसा है, ठीक है। आपको इतना ही क्वेश्चन जनरली जैसा रखा जाता है वैसा हमने पूछा है, ठीक है। व्हेन डिड द डॉट्स प्रोग्राम स्टार्ट? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। क्या? ऑप्शन सी 1993, 1993, ठीक है। ये डॉट्स प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था WHO के द्वारा। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? WHO के द्वारा स्टार्ट किया गया था। या यूं कहें जो डॉट्स थेरेपी है ये WHO के द्वारा स्टार्ट की गई थी। किसके उन्मूलन के लिए? टीबी के उन्मूलन के लिए। क्योंकि आपको पता है टीबी के उन्मूलन के लिए ही या इराडिकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका? डॉट थेरेपी का, ओके। और अकॉर्डिंग टू जो ऑप्शन सही आंसर 1993 है। कब शुरू किया गया था? ये 1993 में शुरू किया गया था। उन्मूलन किसका किया जाता है? किसको खत्म किया जाता है डॉट थेरेपी के माध्यम से? तो ट्यूबरकुलोसिस को या टपेडिक कहा जाता है इसी को, ओके। तो ध्यान रखना है आपको ईयर और किसके द्वारा शुरू किया गया था? WHO के द्वारा शुरू किया गया था ग्लोबल लेवल पर। ग्लोबल लेवल का मतलब होता है वैश्विक लेवल पर। वैश्विक लेवल का मतलब होता है मतलब पूरे संसार में, पूरी दुनिया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है BCG वैक्सीनेशन में काम आने वाली सिरिंज कौन सी होती है? व्हाट इज द सिरिंज यूज्ड इन BCG वैक्सीनेशन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? क्या है आंसर इसका? सिलेक्ट करें अपना आंसर। कई बार बताया भी हमने ये क्वेश्चन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ट्यूबरकुलिन सिरिंज होता है। कौन सी सिरिंज? ट्यूबरकुलिन सिरिंज होता है। BCG की जो डोज दी जाती है वो कितनी होती है? 0.05 ml होती है, ठीक है। एक ये होती है, एक होती है 0.1 ml। जब ये नहीं दी जाती तो इसको 4 सप्ताह बाद, 4 वीक बाद या 1 महीने के बाद एट लिस्ट कम से कम 4 वीक का अंतर होना चाहिए एक मतलब उसको देने के लिए, ठीक है। या कोई भी वैक्सीन मान लो जो जन्म के समय दे दी गई है तो उसके बाद अगर ये दी जाएगी तो उसके बीच में 4 सप्ताह का अंतर होना चाहिए। ये 2 डोजें होती हैं जो दी जाती हैं। और उसमें जो इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है वो इंजेक्शन ये होता है ट्यूबरकुलिन इंजेक्शन कहा जाता है उसको। ये सॉरी ट्यूबरकुलिन सिरिंज होता है, ओके। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर देख लेना आप क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया डिप्थीरिया का पता किस टेस्ट से लगाया जाता है? विथ विच टेस्ट डिप्थीरिया डिटेक्ट? क्या है इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। क्या? ऑप्शन सी सिक टेस्ट के माध्यम से डिप्थीरिया का पता लगाया जाता है। कई बार बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो डिप्थीरिया का पता लगाया जाता है वो सिक टेस्ट के माध्यम से लगाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 12 पढ़ें फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन ये भी पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया सभी यौन संक्रमित बीमारियां सिवाय। यहाँ पर सभी बीमारियां तो STDs हैं। STDs से मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज हैं। बाकी एक नहीं है तो वो कौन सी नहीं, ये आपको फाइंड करना है इसमें। ऑल आर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज एक्सेप्ट। क्या है इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया ये क्या है? एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज नहीं है। कैसे डिसीज नहीं है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज नहीं है। बाकी जो दिए गए हैं वो सभी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज हैं। तो ध्यान दें यहाँ पर ये डिप्थीरिया नहीं है, सिफिलिस STD डिसीजेज है, गोनोरिया और ये लिखा है कॉन्क्राइड। ये भी क्या है? एक प्रकार की STDs डिसीजेज है। इसे STI के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। STI का और STDs का मतलब होता है जैसे STD लिखा जाता है या STI लिखा जाता है। इसका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज और इसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन पढ़ा जाता है, ठीक है। बात एक ही है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ें फिर अपना आंसर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस किया करें। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो हम आपकी प्रैक्टिस के लिए लाते हैं ताकि आप भूल ना जाएँ इन फ्यूचर। ज़्यादा से ज़्यादा आपके माइंड में वो रिवाइज रहेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहते हैं, ठीक है। एक PSC कितनी जनसंख्या पर स्थापित होती है? हाउ मच पॉपुलेशन डज अ PSC एस्टेब्लिश? क्या है इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑप्शन के अनुसार जो राइट आंसर है 30,000 की पॉपुलेशन पर, 30,000 की पॉपुलेशन पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्थापित किया जाता है, ठीक है। बाय द वे कभी कभी ऐसा दिया जाता है कि ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए जैसे 20,000 लिखा है 20,000 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 20,000 के बाद यहाँ पर 30,000 मेंशन किया जाता है। तो ठीक है 20 से 30,000 की पॉपुलेशन को कवर करता है एक PSC। ये क्या होता है 20,000 कहाँ पर होता है? ये जो आदिवासी या ट्राइबल एरिया होता है, जब कंडीशन लगाई जाएगी तो आप बताएंगे आदिवासी या ट्राइबल एरिया में एक PSC कवर करता है 20,000 पॉपुलेशन को। जो रूरल एरियाज होते हैं या प्लेन एरिया, रूरल एरियाज में एक प्लेन एरिया होता है जहाँ समतल एरिया होते हैं, वहाँ पर 30,000 पॉपुलेशन को कवर किया जाता है, ठीक है। तो जो इसमें मैक्सिमम आंसर है वो 30,000 है। बाकी 20,000 इसमें दिया नहीं गया और ना ही कंडीशन लगाई गई। और जब कंडीशन लगा दी जाती है तो पहाड़ी एरिया में कितनी पॉपुलेशन को कवर करेगा, या आदिवासी एरिया में तो, या ट्राइबल एरिया में, या डेजर्ट एरिया में, तब आपका आंसर होना चाहिए 20,000 पॉपुलेशन को कवर करता है।
लेकिन बहुताया ऐसा पूछा जाता है और ऐसे करके पूछा जाता है, दोनों में क्या होता है, बीच में ऐसा करके डैश लगा दिया जाता है कि 30,000। 20 से 30,000 पॉपुलेशन को एक पीएससी कवर करता है। ओके, आपको बताना है एक सब सेंटर जो होता है वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है। कई बार बताया है, ये हम इसलिए आपको दिया करते हैं ताकि आपके माइंड में ये रिविजन्स में बने रहें, आप इनको कोशिश किया करें रिकॉल करने की, याद करने की। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं वही बात मेंशन है, अंडर एनएचएम, एनएचएम के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी जिसे कहा जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है, कवर द पॉपुलेशन ऑफ दी 30,000 30,000 इन द रूरल एरियाज और 20,000 हिली और ट्राइबल या डेजर्ट एरिया में कवर करता है। जैसा मैंने बताया है आपको डिटेल्स में, इसी प्रकार से आपको समझना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 14, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। काफ़ी चर्चा में रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। एपिडेमिक डिसीज एक्ट कब पास हुआ था? इसी को महामारी डिसीज एक्ट, महामारी एक्ट कहा जाता है। व्हेन डिड द एपिडेमिक डिसीज एक्ट के नाम से ज़्यादा फेमस है, तो आपको बताना है कब पास हुआ था। इसका जो राइट आंसर है, ये ब्रिटिश टाइम में पास हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 1897 में, 1897 में ये पास किया गया था, एपिडेमिक डिसीज एक्ट। ये कई बार पूछा भी गया है और इसमें हाल ही में संशोधन किया गया है, कोरोना काल के चलते इसमें संशोधन किया गया है, वो बात यहाँ पर मेंशन है, इसे भी पढ़ लें आप, ठीक है। इसे हिंदी में कहा जाता है महामारी अधिनियम। एक्ट का मतलब होता है, एक्ट का मतलब होता है अधिनियम, एक्ट होता है इंग्लिश वर्ड, हिंदी में से अधिनियम कहा जाता है, ठीक है। तो महामारी अधिनियम 1897 कहें या महामारी एक्ट 1897 कहें या एपिडेमिक डिसीज एक्ट कहें, ठीक है, तो ये बातें एक ही हैं। हाल ही में कोरोना काल के चलते इसमें एपिडेमिक डिसीज एक्ट अमेंडमेंट बिल पास किया गया था, ये लोकसभा में, ठीक है। तो इसमें संशोधन किया गया था। संशोधन क्या किया गया था, इसमें कुछ जरूरी जो वस्तुएं होती थी ताकि उसकी कालाबाजारी ना हो सके, जैसे कि मास्क थे और ये खाने पीने की जो भी चीज़ें थी, तो कुछ लोग क्या करते हैं उसको बहुत बड़ी मात्रा में खरीद लेते हैं, फिर उसको अपने पास स्टोर कर लेते हैं, बाद में उसे बहुत महंगा करके बेचते हैं। इसको काला बाजारी कहा जाता है। समझे आप काला बाजारी किसे कहा जाता है? काला बाजारी का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उस किसी चीज़ की अफवाह फैला दी जाए और मार्केट में कोई भी सामान या चीज़ उपलब्ध हो, कोई भी व्यक्ति जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो क्या करते हैं उस माल को काफ़ी बड़ी मात्रा में, लार्ज क्वांटिटी नंबर्स में उसे खरीद लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं अपने गोदाम में स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि प्याज बहुत महंगी हो गई थी और भी कई चीज़ें बहुत महंगी हो जाती, जैसे मास्क बहुत महंगे बेचे गए, कुछ दवाई जैसे HCQ ये उसमें इस्तेमाल की जा रही थी, मलेरिया की जो दवा थी, इनका जो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग स्टोरेशन कर लेते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, खासकर ऐसा काफ़ी बड़े लोग करते हैं ऐसा कि इनको स्टोर कर लेते हैं, बाद में इसे बहुत महंगा बेचा जाता है, ठीक है। इसी को काला बाजारी कहा जाता है। ओके, तो इसमें ये इसी प्रकार के रूल रेगुलेशन बनाए गए थे। ये 1897 नियम के तहत एक महामारी एक्ट है जो ब्रिटिश काल में पास हुआ था, ठीक है। इसी में संशोधन किया गया 2020 में कोरोना काल के चलते, कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधि नहीं करेगा, नहीं फिर उसे कानूनी जुर्म माना जाएगा। और जो हमारे जो वैरियर्स थे जैसे कि नर्सेस थे, डॉक्टर्स थे, उनके बारे में काफ़ी इसमें प्रावधान किए गए थे, उनको किस प्रकार से रहना होगा, क्या उनको खर्चा पानी बीमा और भी क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी। और आवश्यक वस्तु अधिनियम एक पार इसी के तहत उसमें संशोधन किया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो इस एक्ट के तहत बनाई गई थी या संशोधित की गई, ठीक है, ताकि किसी प्रकार की गलत एक्टिविटीज़ को रोका जा सके। ओके, उम्मीद करता हूँ समझे होंगे आप। क्वेश्चन नंबर आप पढ़ें 15 काफ़ी सिंपल है लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ब्रेक, ये लिखा है ब्रेक बोन फीवर निम्न में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेक बोन फीवर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? क्या है इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। क्या? ऑप्शन बी, डेंगू फीवर है। क्या? डेंगू फीवर। ब्रीक बोन जो फीवर के नाम से जिसे जाना जाता है उसे डेंगू फीवर कहा जाता है या डेंगू फीवर है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ये किस मच्छर के काटने से फैलता है। कई बार बताया भी है, पिछले टेस्ट सीरीज में हम लगभग हर बार कवर करते हैं, बताते हैं, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है इसका, ताकि आपके माइंड में रिवाइज होता रहे, याद करने में आपको आसानी रहेगी। अगर आपको आता होगा तो ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी, बेहतर से आप आंसर दे सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 16 ये पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, सभी लोग इसने इसका आंसर सही बताया था, जिनका गलत है वो देखें। जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने की थी? जीवाणु मतलब होता है बैक्टीरिया। हु आर द फर्स्ट टू डिस्कवर द बैक्टीरिया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। क्या? ऑप्शन ए, लियोनहॉक ने की थी। लियोनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की थी या जीवाणु की खोज की थी, यही आंसर सही माना जाता है हमेशा। और कुछ लोगों के माइंड में प्रॉब्लम, काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, लुईस पास्चर करते हैं, ठीक है। लुईस पास्चर ने, लियोनहॉक हैं। जीवाणु की खोज या बैक्टीरिया की खोज जो सबसे पहले करने वाला बंदा था, इनका पूरा नाम है एंटोनियो फिलिप लियोनहॉक, ठीक है। कभी कभी ए लियोनहॉक लिखा जाता है, ए डॉट लियोनहॉक करके मेंशन होता है, तो ध्यान रखना लियोनहॉक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जीवाणु की खोज करता है, बैक्टीरिया की खोज करता है। कब की थी देख लिए, यहाँ पर मेंशन है
1676 में 1676 में इन्होंने की थी बैक्टीरिया की खोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 17 नंबर पे पूछा गया वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किस बीमारी का निदान किया जाता है, या वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट से, यहाँ पर लिखना है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट से किस बीमारी का पता लगाया जाता है, निदान किया जाता है। विच डिसीज इज डायग्नोस्ड बाय द वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है आंसर। क्या है इसका राइट आंसर, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि हमने इसे बहुत डिटेल से कवर किया था पिछले वीडियो में। ओके, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए से सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दिया करें। और हाँ, एक बात, आप लोग कभी भी चैनल्स को लाइक नहीं करते क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं पढ़ाई की धुन में, तो एक बार आप इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें, ठीक है। व्यू तो काफ़ी आते हैं लेकिन क्या होता है, लाइक कम मिलते हैं। ऐसा इससे कुछ मुझे फ़ायदा नहीं होता, बहरहाल क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, लोगों को वीडियो पसंद आता है जो भी मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग लाइक कर दिया करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हम नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेके आएंगे आज इवनिंग में। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।